आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट हमें जानना पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे यूज प्रोड्यूसर्स मतलब ट्री और अलगी। ठीक है, ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिसको हम एटोट्रॉप भी बोलते हैं। एटोट्रॉप मतलब, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, एटो मतलब the self dependent, those species which are dependent on themselves for the purpose of nourishment, which are dependent on themselves, such as species are called autotrophs or they can be called as a producers. तो ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी जो सन है इसके एनर्जी को क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेटिक स्पेसीज इस्तेमाल करेंगे और बाय यूजिंग दैट सोलर एनर्जी दे कन्वर्ट कार्बन इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इस वे से जो है बायोमास का प्रोडक्शन होगा। तो उस बायोमास को बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो सन एनर्जी का इस्तेमाल करके जो एटोट्रॉप्स एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं या बायोमास को प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं एक्युमुलेशन ऑफ द बायोमास। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस बायोमास प्रोडक्शन। तो ये जो बायोमास ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होगा ये दो फॉर्म में हम इंडिकेट कर सकते हैं। उसको हम एनर्जी के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और बायोमास के फॉर्म में भी। अगर उसको हम एनर्जी के फॉर्म में दिखाएंगे उसका यूनिट रहेगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो कोई भी एरिया मतलब जो भी बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, इट्स प्रोडक्शन और इट्स एक्युमुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो सिंपल मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी का है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना बायोमास कलेक्शन होगा इन पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर पीरियड, जितना भी बायोमास एक्युमुलेट होगा उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो उसका दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंडिकेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। इससे दूसरे वे से भी हम प्रोडक्टिविटी को दिखा सकते हैं, वो है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो हम इस एक्युमुलेशन को एनर्जी के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और बायोमास के भी फॉर्म में दिखा सकते हैं। हम इसको एनर्जी के फॉर्म में क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली इस बायोमास को हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस से इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बायोमास को थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वी यूज दिस एनर्जी और द लिविंग एंटिटी यूज दिस एनर्जी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, जैसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज रहे, कंजम्पशन ऑफ द बायोमास रहे या मूवमेंट रहे, डीलिंग विद द टेम्परेचर, डीलिंग विद द वाटर इन द इन्वायरमेंट। तो ये सारे जो भी लाइफ साइकिल रहेंगे उसको डील करने के लिए हम बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो दो फॉर्म में हम बायोमास को दिखा सकते हैं, एक है एनर्जी के फॉर्म में जैसे किलो कैलोरी के फॉर्म में और दूसरा बायोमास के फॉर्म में। ठीक है, ये है प्रोडक्टिविटी मतलब बायोमास एक्युमुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। राइट, तो अभी हम देखेंगे, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी दो चीजों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, द फैक्टर्स विच आर डिटरमाइनिंग द प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रेडिएशन, और सोलर एनर्जी। तो कितनी सोलर रेडिएशन अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ओशन में कितनी अवेलेबल, जैसे ओशन में सिर्फ 200 मीटर सरफेस जो वाटर है वहां तक ही रेडिएशन अवेलेबल रहेंगे, उसके नीचे रेडिएशन की लेवल कम होती जाएगी। ठीक है, या डीप ओशन में हमें रेडिएशन नहीं मिलेगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रेडिएशन मैटर करेगा। और सेकंड चीज है द एबिलिटी ऑफ दैट प्लांट टू यूज अवेलेबल सोलर एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। ठीक है, अगर प्लांट स्पेसीज है उसके लीव्स कम है, उसके ग्रीन शूट्स नहीं है, उसमें अगर फोटोसिंथेटिक का कंपोनेंट कम है तो उसकी एबिलिटी कम रहेगी सोलर एनर्जी को बायोमास कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे ओशन की बात जब हम करते हैं, ओशन में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिक उसमें होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, तो उसकी कैपेसिटी कम होती है सोलर एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट करने की।
लेकिन जो ग्रास है, जो ग्रासलैंड में हम देखते हैं, ठीक है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है सोलर एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो ये दो फैक्टर है, जैसे मैं हमने देखा कि दो मेजरमेंट्स है प्रोडक्टिविटी के, दो फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म में या बायोमास के फॉर्म में। और उसके दो फैक्टर्स हमें देखे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रेडिएशन एंड कैपेसिटी ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्लांट टू यूज दैट रेडिएशन टू कन्वर्ट इनटू बायोमास। तो ये दो फैक्टर हमने देखे। अभी तीसरी चीज हम देखते हैं, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी मतलब सोलर एनर्जी का जो भी एक्युमुलेशन होगा बायोमास में उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ग्रॉस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी एक्युमुलेटेड इन द प्लांट ड्यूरिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब स्टैंडिंग जो भी बायोमास रहेगा, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो भी एनर्जी आ रहा है उसका बायोमास में कितना कन्वर्ट हो रहा है, उसका जो रेट है उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। लेकिन accumulation of biomass over a period of time because of this primary productivity is called gross primary productivity, ठीक है। तो gross primary productivity is accumulation of biomass due to this primary productivity is called gross primary productivity. What is net primary productivity? Net primary productivity is equal to gross primary productivity minus biomass used by plants for performing its लाइफ फंक्शन। लेके प्लांट भी रेस्पिरेशन करेंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्लांट उसके वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। ये सब फंक्शन करने के लिए कुछ बायोमास का कंजम्पशन प्लांट करेंगे, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जितना भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से बायोमास का एक्युमुलेशन हुआ है उस एक्युमुलेटेड बायोमास से कुछ बायोमास प्लांट खुद के लाइफ परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वो सब होने के बाद जितना भी बायोमास बचेगा इन पर्टिकुलर दैट इकोसिस्टम, उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब द बायोमास accumulation happened over a period of time because of photosynthesis process, right? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वजह से जितना भी कन्वर्जन करेगा प्लांट, दैट पर्टिकुलर बायोमास इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जितना भी सोलर एनर्जी को प्लांट ने कन्वर्ट किया है इनटू द बायोमास, उस कलेक्ट एक्यूमुलेटेड बायोमास से कुछ बायोमास प्लांट इस्तेमाल करेगा फॉर परफॉर्मिंग इट्स ओन फंक्शंस। जो भी फिर रिमेनिंग बायोमास रहेगा उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल इन नंबर्स। जैसे ग्रॉस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जैसे कि प्लांट ने 10 यूनिट को प्रोड्यूस करा है बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, ठीक है। तो लेकिन उसमें से 3 यूनिट को प्लांट ने इस्तेमाल किया है फॉर द पर्पज ऑफ इट्स ओन रेस्पिरेशन, फॉर द पर्पज ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्योंकि उसको भी वाटर फ्लो करवाना पड़ेगा उसके बॉडी से, न्यूट्रिएंट को फ्लो करवाना पड़ेगा, उसमें भी कुछ एनर्जी जाएगी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू 10 - 3 इज इक्वल टू 7। तो ये जो 7 बायोमास है ये अवेलेबल रहेगा एज अ स्टैंडिंग बायोमास, जिसको अदर एनिमल्स जो डिपेंडेंट स्पेसीज है उसको खाएंगे उसे, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब द बायोमास विच इज अवेलेबल फॉर द एनिमल्स टू ईट और फॉर द हर्बीवोर्स टू ईट। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब 7 यूनिट का प्रोडक्शन किया है बाय द प्लांट, उस 10 में से 3 का इस्तेमाल प्लांट ने किया है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू 7, ठीक है। लेकिन जो भी अभी स्टैंडिंग बायोमास है उसमें से शायद 4 यूनिट को एनिमल खा गए, हर्बीवोर खा गए, ठीक है। तो रिमेनिंग जो है उसको बोलते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, दैट इज 3। ये नेट कम्युनिटी मतलब हर्बीवोर उस बायोमास को खाने के बाद भी जो बायोमास रहेगा वहां उसको बोलते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी मतलब जो भी प्लांट कम्युनिटी है उसका रेमनेंट लेफ्ट ओवर जो पार्ट है आफ्टर बीइंग ईटन बाय द हर्बीवोर्स,
उसको बोलते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये रहेगा तीनों का रिलेशंस, चार जन का रिलेशंस। द नेक्स्ट थिंग है ग्रॉस एंड सेकेंडरी नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करती है। जब हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था, ये है प्रोड्यूसर्स, तो ये है प्रोड्यूसर्स, जस्ट ए सेकंड, हाँ, ये है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमने देखा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसके रिगार्डिंग हमने देखा नेट प्रोडक्टिव प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, देन हमने देखा नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो ये हो गया रिगार्डिंग प्रोड्यूसर्स। लेकिन जो कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे हर्बीवोर होते हैं यहाँ, जैसे डीर, रैबिट एंड ऑल राइट। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसमें लॉयन हो गए, चीता हो गया, ठीक है। तो ये जो कंज्यूमर लेवल की जब हम प्रोडक्टिविटी देखते हैं, मतलब जो कंज्यूमर्स है वो जिस रेट से बायोमास को एक्यूमुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस प्रोड्यूसर्स, उस रेट को बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जैसे कि 100 यूनिट जो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी से कंज्यूमर ने डेवलप किया है, उस 100 यूनिट में से कुछ यूनिट्स एनिमल्स इस्तेमाल करेंगे उसके मोबिलिटी के लिए, उसके मूवमेंट, दे रन, ठीक है, दे वो रन करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, वो खाने को डाइजेस्ट करेंगे, उसमें शायद उनकी 30 यूनिट ऑफ एनर्जी डाइजेस्ट यूज हो गई, तो रिमेनिंग जो 70 है उसको बोलेंगे नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इसको बोलेंगे जीएसपी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसको बोलेंगे नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी। एट प्रोड्यूसर लेवल की प्रोडक्टिविटी भी हमने देखी, और हमने कंज्यूमर लेवल की भी प्रोडक्टिविटी देखी। तो प्रोड्यूसर लेवल पे भी हमें ग्रॉस प्रोडक्टिविटी दिखेगा और नेट प्रोडक्टिविटी दिखेगा, और प्रोड्यूसर लेवल पे भी हमें ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी दिखेगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई, तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग और डिटरमाइनिंग दिस प्रोडक्टिविटी पार्ट। ऐसे बोला जाता है कि हर साल, एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर, पूरा एंटायर अर्थ जो बायोस्फीयर है, ठीक है, 170 बिलियन टन जो है बायोमास को प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेसेस। मतलब 170 बिलियन टन है बायोमास का प्रोडक्शन है हमारे लिविंग एंटिटीज का, जैसे किसका, अम, हमारे फोटोसिंथेटिक, मतलब जो भी प्लांट है, ठीक है, तो 170 बिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आउट ऑफ दिस 170 बिलियन टन ओनली 55 बिलियन टन इज द शेयर ऑफ ओशन इकोसिस्टम। मतलब ओशन में जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 55 बिलियन टन है। वाई? लेकिन ओशन तो 70% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है, 70% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है, लेकिन बायोमास प्रोडक्शन में उनका शेयर सिर्फ 55 बिलियन टन है। कैन यू टेल मी द रीजंस? तो आप अगर जो भी रीजन जानते हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ रीजन बताऊंगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन of less productivity of the ocean ecosystem is, first reason is macroscopic nature of phytoplankton। मैक्रोस्कोपिक नेचर रहेगा इसका, राइट, उसके वजह से वेरी लेस, नो, वेरी माइन्यूट और वेरी माइक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन इज एक्सपोज्ड टू द सन। सो उनकी कैपेबिलिटी कम रहेगी सोलर एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट करने की, ठीक है। लेकिन जैसे ग्रासलैंड की बात करेंगे, ट्री की बात करेंगे, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे, उसमें लीव्स की संख्या भी ज्यादा रहेगी, उसके ब्रांचेस भी बहुत रहेंगे, उसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा रहेगा। तो उनकी कैपेबिलिटी जो रहेगी सन को एनर्जी को कैप्चर करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की या बायोमास में कन्वर्ट करने की, उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक प्लांट की उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी। और सेकंड रीजन क्या रहेगा, ओशन में 200 से 300 मीटर तक ही, 200, नो, 200 to 300 मीटर ऑफ द surface water of the ocean has access to the solar energy। ठीक है, तो इतने ही, हाँ, सिर्फ इतना ही जो है, ओनली दिस मच सरफेस एरिया ऑफ द, और दिस मच डेप्थ of the ocean is has access to the solar energy।
तो इतना ही एक्सेस होने की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी भी इसको कम है, प्लस ये माइक्रोस्कोपिक है, इसकी वजह से इनकी कैपेबिलिटी भी कम है। तो इसके वजह से बायोमास जो प्रोडक्शन होगा इसका, बायोमास जो प्रोडक्शन रहेगा वो कम रहेगा कंपेयर विद दिस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब फॉरेस्ट और ग्रासलैंड और ठीक है, या डेजर्ट। तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी या बायोमास प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सन का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल फॉर देम, प्लस दे आर नॉट इन माइक्रोस्कोपिक नेचर, दैट्स वाई उनकी कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है कन्वर्ट करने की। लेकिन यह माइक्रोस्कोपिक है, इसकी वजह से इनकी कैपेबिलिटी भी कम है, प्लस ये ओनली 200 to 300 मीटर ऑफ द सरफेस ओशन वाटर हैज एक्सेस टू सोलर एनर्जी, इसकी वजह से इनका एक्सपोजर टू द सन भी कम है। तो ये दो मेजर रीजंस है। और थर्ड मेजर रीजन है, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, देयर लाइफ साइकिल इज ओनली 5 to 6 days, राइट। विद इन दैट दे हैव टू बी, दे आर इटन बाय द जूप्लैंक्टन। तो इनकी लाइफ साइकिल कम होने की वजह से इनकी कैपेबिलिटी भी और कम हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री रीजंस बिहाइंड the less productivity of the ocean ecosystem even after they have a 70% share on the earth surface, ठीक है। तो ये रीजन है कि why productivity of the terrestrial ecosystem is much more than the productivity of the ocean ecosystem, that's why biomass production of the terrestrial ecosystem is more than the biomass production by the ocean ecosystem, ठीक है। अभी हम देखते हैं, now we will discuss about important features of energy flow, जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बात की थी, important feature of energy flow। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब सन से जो एनर्जी आ रही है, दैट एनर्जी इज नॉट गोइंग बैक टू द सन। जैसे कि सन एनर्जी यूज्ड बाय फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, सन एनर्जी इज यूज्ड बाय फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, देन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एनर्जी इज यूज्ड बाय द एनिमल और हर्बीवोर्स, हर्बीवोर एनर्जी यूज्ड बाय कार्निवोर, ठीक है। तो ये जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, ये वापस नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा। मतलब सन से प्लांट को जाएगा, लेकिन प्लांट से वापस सन को नहीं जाएगा। प्लांट से एनर्जी हर्बीवोर को जाएगा, लेकिन हर्बीवोर से वापस सन प्लांट को नहीं जाएगा। या हर्बीवोर से कार्निवोर को जाएगा, लेकिन कार्निवोर से बाद में हर्बीवोर को वापस एनर्जी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब एनर्जी फ्लो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, प्लस फ्लो ऑफ एनर्जी इज ओपन, ओपन साइकिल, मतलब क्लोज साइकिल नहीं है, ओपन साइकिल है। जैसे न्यूट्रिएंट में, जैसे वाटर के बारे में अगर हम देखेंगे, तो प्लांट और वाटर बॉडी से वाटर इवेपोरेट होगा, क्लाउड बनेगा, देन इट विल फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, फिर अगेन इट विल बी यूज्ड बाय द प्लांट एंड एनिमल, देन अगेन इट विल इवेपोरेट। तो ये साइकिल बनता है वाटर के फॉर्म में। ऐसा साइकिल हम एनर्जी के मामले में हम नहीं देखते। तो इट हैज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी एज वेल एज इट इज ओपन, ठीक है। मतलब साइकिल नहीं बन रहा है एनर्जी का, बिकॉज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन डायरेक्शन। दिस इज द फर्स्ट, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द एनर्जी। सेकंड लॉ हम देखेंगे, फर्स्ट क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, प्लस इट्स ओपन साइकिल, ठीक है। ये फर्स्ट है। सेकंड सेकंड प्रिंसिपल है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज लिंक्ड विथ न्यूट्रिएंट साइकिल आल्सो। न्यूट्रिएंट मतलब जब एनर्जी, जब बायोमास को कंज्यूम किया जाएगा, जैसे प्लांट है, इस प्लांट सेल्स को जब एनिमल खाएंगे, तब एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रही है, लेकिन इसके साथ न्यूट्रिएंट भी फ्लो हो रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बन, सर्टन विटामिन। जैसे हम एप्पल खाते हैं तो हमें विटामिन मिलता है, हमें आयरन मिलता है, ठीक है। तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, प्लस ये न्यूट्रिएंट भी उसके साथ जा रहे हैं। तो देयर इज अ सिंक बिटवीन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। मतलब
देयर इज नो डिफरेंट, दो अलग अलग चेंज नहीं है। एनर्जी जा रही है, बायोमास का कंज्यूम हो रहा है, मतलब एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है प्लस न्यूट्रिएंट भी ट्रांसफर हो रहा है। यू नो की इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की हमें क्यों जरूरत होती है, आयरन की क्यों जरूरत है, या फिर हमें अलग अलग इसकी क्या जरूरत है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये दिस इज सेकंड प्रिंसिपल, फ्लो ऑफ एनर्जी इज लिंक्ड विद फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। थर्ड चीज है, थर्ड चीज है जैसे कि while flow of energy 80 to 90% of the energy is lost in the form of heat। जैसे कि प्रोड्यूसर ने जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस किया, जैसे कि लेट्स एज्यूम 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है, इतना प्रोड्यूस किया है, लेकिन इसमें से ओनली 1,000 कैलोरी इज अवेलेबल फॉर द हर्बीवोर। व्हाई? बिकॉज 80 to 90% ऑफ दिस इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस हैज ऑल्सो बीन सेड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये है 80 to 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। तो एट एवरी ट्रॉपिक लेवल, जैसे प्रोड्यूसर से 10,000 किलो कैलोरी से सिर्फ 1,000 विल बी अवेलेबल फॉर द हर्बीवोर्स। फिर हर्बीवोर को जो कार्निवोर खाएंगे उसमें से ओनली 100 किलो कैलोरीज अवेलेबल फॉर द कार्निवोर्स। ठीक है, इसके वजह से मोर नंबर ऑफ एनिमल्स हैज टू बी ईटन बाय द कार्निवोर और मोर। ठीक है, तो क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी कम है, एनर्जी सक्सेसिवली कम हो रही है प्रोड्यूसर से लेकर हर्बीवोर से, हर्बीवोर से लेकर कार्निवोर से, तो ये कम होने की वजह से मोर नंबर ऑफ उनको प्लांट्स खाने पड़ेंगे हर्बीवोर को, मोर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स खाने पड़ेंगे टू द कार्निवोर, राइट। तो दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल। तो ये तीन प्रिंसिपल है बेसिकली एनर्जी के। ठीक है, तो जैसे मैंने थर्मोडायनामिक्स लॉ की बात की, जैसे कि एनर्जी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, जस्ट अ सेकंड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है। बट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड बट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल देंगे, जिसकी सन है, जो जो भी रेडिएशन है, जो सोलर एनर्जी है, एक वन फॉर्म है, इसको प्लांट क्या करेंगे, प्लांट आर कन्वर्टिंग, जस्ट अ सेकंड, हाँ, प्लांट आर कन्वर्टिंग दिस सोलर एनर्जी इनटू केमिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन ये प्लांट सेल है। अभी इस एनर्जी को एनिमल जब हर्बीवोर खाएंगे उसको एनिमल सेल में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म केमिकल एनर्जी क्या होती है, फ्लो होते रहता है। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। और फिफ्थ प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया आपको, फिफ्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें क्या होगा, while transferring of energy from one stage to another stage 80 to 90% energy lost होगी, मतलब only 10% of the energy is available from producer to the herbivores and from herbivore only 10% is available for the carnivores। तो ऐसा सक्सेसिवली, जैसे हम ये जो पिरामिड है, जैसे हम यहाँ से ऐसे ऊपर जाते रहेंगे, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, फिर बाद में टॉप कार्निवोर। तो इसमें जो है अगर यहाँ 100 होगा तो यहाँ 10 ही अवेलेबल होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ एक अवेलेबल होगा, और यहाँ 0.1 और, तो ऐसी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये डिक्रीज क्या है, 90% डिक्रीज है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसके बारे में बात करता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज वेरियस कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी। अभी हम एक डायग्राम देखेंगे, उसमें हम कंपेयर करेंगे कि अलग अलग इकोसिस्टम की के प्रोडक्टिविटी में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड अबाउट वेरियस इकोसिस्टम्स प्रोडक्टिविटी। जैसे कि लेट्स सी दिस, अगर इसको हम देखेंगे, अगर इसको हम देखेंगे, जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये इश्चुरी देखो, ये दिस इज इश्चुरी, इश्चुरी स्वैम्सन। तो इसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। क्यों इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, इश्चुरी इज, इश्चुरी क्या होता है, इश्चुरी इज नथिंग बट द जोन और द प्लेस वेयर रिवर वाटर मीट्स विद ओशन वाटर, इसको बोलते हैं इश्चुरी।
तो रिवर से भी कुछ और ओशन, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ईश्वरी जो है उसकी अगर हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे, तो ईश्वरी का मतलब होता है जो जोन विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मीटिंग ऑफ रिवर वाटर एंड ओशन वाटर। तो इसकी प्रोडक्टिविटी या स्वैम्स हो गया, उसमें वही होता है, मार्शेस सेम थिंग, वाटर वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तो प्रोडक्टिविटी इसकी क्यों ज़्यादा है? फर्स्ट रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। सेकंड रीजन है न्यूट्रिएंट्स आर ब्रॉट इन बाय द रिवर, तो इस जोन में रिवर भी न्यूट्रिएंट लाएगा और ओशन भी न्यूट्रिएंट लाएगा, ठीक है। रिवर भी न्यूट्रिएंट लाएगा, ओशन भी न्यूट्रिएंट लाएगा, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है, सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी है। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीजन की भी अच्छी अवेलेबिलिटी रहेगी। फोर्थ पॉइंट, यहाँ ओशन के भी एनिमल एज वेल एज ओशन एंड रिवर दोनों के लिविंग एंटिटीज यहाँ ईश्वरी में रह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ वाटर अवेलेबल है तो ओशन के रहेंगे, रिवर है तो रिवर के स्पेसीज भी रहेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ डाइवर्सिटी हमें ज़्यादा दिखेगी, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सोलर एनर्जी है, इसकी वजह से इसकी सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो इसकी उससे कंपेयर विद ईश्वरी इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ जो सॉइल है या जो न्यूट्रिएंट है, दे आर फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ओनली, ओशन से कोई यहाँ न्यूट्रिएंट नहीं आ रहा है। उस इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज है, वो डेथ उनका डेथ होने के बाद जब वो डिजोल्व हो जाएंगे सॉइल में, उससे ही जो भी न्यूट्रिएंट है उससे ही मिलेंगे, अलग से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे। लेकिन इसलिए हमें ओशन से भी न्यूट्रिएंट मिल रहे थे। प्लस यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसे कुछ जैसे श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, देन सटन ग्राउंड जो भी, मतलब बड़े बड़े ट्रीज होने की वजह से जो उनके शैडो रीजन में जो भी प्लांट स्पीसीज है उनको उतनी सोलर एनर्जी नहीं मिलती, राइट। उतनी उनको सोलर एनर्जी नहीं मिलती, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी ना मिलने की वजह से जो बॉटम लेवल पे जो भी हर्ब्स है, श्रब्स है, स्मॉल ट्रीज है, विच आर शैडोड बाय द टॉल ट्रीज, तो वो उतना बायोमास प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन इज न्यूट्रिएंट की कमी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सेकंड चीज, सर्टन ट्रीज आर इन द शैडो जोन, सोलर एनर्जी की भी उसमें कमतरता रहेगी, ठीक है। थर्ड चीज है, यहाँ जो है दो अलग अलग इकोसिस्टम ना, जैसे यहाँ ओशन है, रिवर है, अलग अलग स्पीसीज रहेंगे, तो इसमें ऐसा नहीं रहेगा, दो अलग अलग इकोसिस्टम के यहाँ स्पीसीज नहीं है, तो ये सिर्फ सिंगल इकोसिस्टम है। इसकी वजह से यहाँ बायोडाइवर्सिटी उतनी नहीं रहेगी या यहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो दीज आर द रीजन बिहाइंड वाई रेन फॉरेस्ट हैज ए लेस प्रोडक्टिविटी। तो हमने इश्यूरीज का देखा, तो ऐसे ही टेम्परेट डिसिडस फॉरेस्ट का ऐसे ही रहेगा। देन लेट्स टॉक अबाउट अदर इकोसिस्टम। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो है सॉइल, न्यूट्रिएंट, वाटर, ऑक्सीजन सब अवेलेबल है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में उससे कम है, लेकिन अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे तो सेम लेवल पे आते हैं, लेकिन बट ऑफकोर्स लेस दैन दिस। टेम्परेट रेन फॉर डिसीडस फॉरेस्ट जो होता है, इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है कंपेयर विद दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड देन अगर हम सक्सेसिवली नीचे जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी उससे कम है। टेम्परेट डिसिडस फॉरेस्ट की उससे भी कम है, एग्रीकल्चरल लैंड की उससे भी कम है कंपेयर विद दिस, राइट। दिस इज हाउ प्रोडक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग फ्रॉम हियर टू हियर। ये डेजर्ट की सबसे लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी है। क्यों डेजर्ट की सबसे लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी है? क्यों? न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी, न्यूट्रिएंट इज इन लेस क्वांटिटी, प्लस डेजर्ट में वाटर भी नहीं रहेगा, प्लस एक्सट्रीम टेम्परेचर रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट स्पेसीज उतना बायोमास प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वाटर ही नहीं है तो फिर प्लांट फोटोसिंथेटिक्स जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रिएंट ही अवेलेबल नहीं है तो प्लांट जो है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे लोवेस्ट है। और ओपन ओशन की क्यों है? क्योंकि ओपन ओशन में न्यूट्रिएंट की कमतरता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट की कमतरता है, इसकी वजह से यहाँ प्रोडक्टिविटी भी यहाँ कम है।